गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक का पार्ट सेकंड। इसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने सारणिक के बारे में यानी डिटर्मिनेंट्स के बारे में बेसिक नॉलेज ली थी। इसके अंदर अब 4.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ, यानी कि सारणिक के यानी डिटर्मिनेंट्स के कुछ गुणधर्म हैं। उस गुणधर्म के बारे में आपको एक बार पढ़ देता हूँ, आपकी बुक में लिखे हुए हैं वो सारे ही। जैसे कि हिंदी मीडियम वालों के पेज नंबर 71 पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यदि किसी सारणिक में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, जितने हैं उतनी की सभी को ही कर दें, तो भी डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जितना उसका आंसर पहले आता उतना ही आंसर अब उसका आएगा। ठीक है, यानी इंटरचेंज वो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी सेकंड कह रही है वो कह रहा है कि अगर हम दो पंक्तियों या दो स्तंभों को, दो पंक्तियां या तो दोनों पंक्तियां या फिर दोनों स्तंभों को इंटरचेंज कर दें, यानी R1 को तो R2 कर दें और R2 को R1 कर दें, या फिर C1 को C2 कर दें और C2 को C1 कर दें, तो आंसर तो सेम रहता है लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर सपोज करो बिना चेंज करे 3 आ रहा है तो चेंज करने के बाद -3 आएगा, यानी कि प्लस है तो माइनस आएगा। क्लियर है सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ हों तो सारणिक का मान 0 होता है, स्तंभ सर्वसम हो। यानी कि अगर दो पंक्तियां जैसे जैसे सपोज करो ए बी सी और ये XYZ, यानी कि दो पंक्तियां सेम हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। या फिर दो कॉलम सेम होते तो आंसर 0 आता है। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या कह रही थी कि अगर हम स्तंभों को, सभी स्तंभों को पंक्ति और सभी पंक्तियों को स्तंभ कर दें तो भी इस डिटर्मिनेंट यानी सारणिक के मान में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू माइनस में हो जाती है। और तीसरा हमने पढ़ा कि अगर किसी दो पंक्तियों या दो कॉलम के मान जो है वो सर्वसम यानी सेम होते हैं तो हमारे सारणिक की वैल्यू 0 होती है। और फोर्थ क्या कह रहा है, यदि किसी का सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक के मान तथा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कह रहा है कि अगर एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी भी अशून्य संख्या यानी 0 के अलावा कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 अगर मल्टीप्लाई कर दे हैं तो सारणिक का मान जो होगा वो उस संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। यानी जिस संख्या से हमने गुणा करा है उसके गुणनफल के बराबर ही वो नंबर होगा। यही हमारी थी प्रॉपर्टीज नंबर 4। अब 5th क्या कह रही है, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो तो उस सारणिक को उसकी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के रूप में बदल सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर हमारी सारणिक एक इस तरीके से x + a y z, x + b z x, x + c y x, इस तरीके से कोई सारणिक है हमारी, तो हम इसको देखो एक तो इस वाली सारणिक को ले लेते हैं x x x y z y z x x प्लस अब एक इसकी ले लो a b c y z y z x x। यानी अगर किसी सारणिक की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग है तो उसको हम उतनी ही सारणिकों के योग में लिख सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। अब हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रही है कि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का कोई अचर गुणज जोड़ने या घटाने से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि हम इसको संक्रियाएं कहते हैं। जैसे ये कह रहा है कि अगर हम किसी प्रत्येक अवयव में किसी भी पंक्ति या स्तंभ के किसी भी अवयव को संगत अवयवों के अंदर कोई अचर गुणज करने पर यानी मल्टीप्लाई कर दें या जोड़ दें या घटा दें, लेकिन समानता का व्यवहार करें। यानी अगर रो फर्स्ट में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट को करें, अगर सभी एलिमेंट को कर दें, अगर कॉलम में कर रहे हैं और कॉलम के सभी एलिमेंट में सभी अवयवों को कर दें तो अचर गुणा या तो गुणा कर दें या जोड़ कर दें या घटा दें, हम कुछ भी कर दें तो उससे हमारे सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन किस कंडीशन में, जब हम सभी में कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि रो फर्स्ट केवल एक ही एलिमेंट में कर दिया, या तो करो तो सभी एलिमेंट में करो या तो फिर मत करो। ठीक है। और 7 प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि सारणिक की
किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सेखंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग शून्य होता है। यानी कि अवयवों को सेखंड जो हमने 4.1 में निकाले थे उन सेखंडों से गुणा करते हैं तो सारणिक का मान 0 आ जाता है। यानी सपोज करो इसको मैं अगर A1 बोल रहा हूँ और इसका जो सेकंड होता है वो होता है F11 और इसका और इनका सभी सेकंडों का मल्टीप्लाई करके हम योग करते हैं तो कितना आएगा, यानी उस वैल्यू उसके सारणिक का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आइए समझ में। अब 8 क्या कह रहा है, यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होगा। बिल्कुल सही है कि अगर या तो पंक्ति हो या फिर स्तंभ हो, अगर इनमें से सभी की वैल्यू अगर 0 0 है, अगर सपोज करो रो 1 है और रो 1 की सभी एलिमेंट 0 है, या फिर सपोज करो कॉलम है C1 है और C1 के सभी एलिमेंट 0 0 है, तो उससे हमारी डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 0 ही निकल कर आएगी, यानी सारणिक का मान 0 ही निकल कर आएगा। त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है। भाई हमने जो त्रिभुजाकार आव्यूह पढ़ा था, त्रिभुजाकार आव्यूह हमने 2 तरीके से पढ़ा था, एक ऊपरी और एक निम्न। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणन होता है। यानी कि अगर हम जैसे सपोज करिए इस तरीके से है ABC0, तो अगर इसका हम वैल्यू निकालते तो इसका मल्टीप्लाई ही इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी विकर्ण का मल्टीप्लाई उसका आंसर होता है। यदि कि सारणिक में x के बहुपद और x के स्थान पर 1 रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाए तो x - a सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है। ठीक है, यह क्या कह रहा है, देखो यदि किसी सारणिक में x के बहुपद हों और x के स्थान पर 1 रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाए, यानी सपोज करो यदि x है, इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x, इधर a है, अगर मैं x की जगह a रखकर उस सारणिक का मान अगर 0 ला रहा हूँ तो फिर x - a जो होगा उस सारणिक का एक ना एक बहुपद या एक गुणनखंड होता है। ये हमारे क्या है 10 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, 10 की 10 आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। लेकिन 4.2 के अंदर ये प्रॉपर्टीज हमारी ज़्यादा काम नहीं आ रही है, काम तो आ रही है लेकिन ज़्यादा काम नहीं आ रही। इसमें हमारे काम आ रही संक्रियाएं, यानी कि जो हम संक्रियाएं लगाएंगे R1 R2 के अंदर कुछ बिना मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हम करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं हम उसको, यानी इन प्रॉपर्टीज को बनाने के लिए। अब देखो हमें मालूम चल गया कि कौन सी प्रॉपर्टीज से क्या आंसर निकल कर आता है, तो हमें प्रॉपर्टीज बनाने के लिए हमें संक्रियाएं लगाना पड़ती है। अगर हम संक्रिया इस तरीके से लगाते हैं, अगर हम R1 में लगा रहे हैं तो फिर R1 में ही लगाएंगे, और जैसे रो में लगा रहे हैं तो रो में पूरी लगाएंगे, और कॉलम में लगा रहे हैं तो कॉलम में लगाएंगे। अभी आपके थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन अब सारणिकों का गुणनफल आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो सारणिकों का गुणनफल हमें करना है अल्फा बीटा गामा x y z ABC, इस वाली को इससे मल्टीप्लाई करना है ABC अल्फा बीटा गामा x y z। जैसे हमने अवयवों को यानी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा था, इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके प्लस करा था, वही सेम इसी के अंदर होगा। ऐसे अल्फा a प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा x, ये एक एलिमेंट हो गया। फिर यही वाला पूरा इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही पूरा इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 और 3 एलिमेंट निकल कर आएंगे। फिर इसी तरीके से ये वाला इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो इसके 3 एलिमेंट निकल कर आएंगे। इस पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3, और तीसरे से जैसे हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा था वैसे ही हम डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिकों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई के अंदर सेम ही चलेगा, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। आइए अब हम इसके एक्सरसाइज 4.2 के अंदर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर देखो मेन है आपकी संक्रियाएं। अगर आपको संक्रियाएं लगाना है यानी ऑपरेशंस करना आ गया तो आप इस क्वेश्चंस को यानी कि 4.2 को बहुत इजी कर सकते हैं। ठीक है, तो संक्रियाएं आपको सोच समझ के लगानी है जिससे हमारा आंसर इजी आए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए बल्कि इजी हो जाए। संक्रियाएं क्यों लगाएंगे, हमारे क्वेश्चन यानी हमारे आंसर स्टेप को थोड़ा इजी बनाने के लिए करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए नहीं करेंगे। तो आपको जो संक्रिया यानी जो ऑपरेशन लगाने हैं वो थोड़ी इस तरीके से लगाने हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजी हो जाए। लेकिन इसका जो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि सारणिक LM23 = 0 हो तो L/M कितना होगा। यानी हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3L - 2M = 0, ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का। अब ये m इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, और 3 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, यानी L/M कितना निकल कर आया 2/3।
3, यानी हम कर चुके हैं कि AL/M कितना आएगा 2/3। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सारणिक यानी डिटर्मिनेंट 2 3 4 3 6 5 1 8 9 इसके अंदर जो इसकी रो है, सेकंड रो है, उसके जितने भी एलिमेंट है उसकी उपसारणिक लिखनी है। यानी ये रो सेकंड है, इस रो सेकंड के हमें क्या लिखनी है, उपसारणिक लिखनी है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो कॉलम फर्स्ट भी रिजेक्ट होगा, तो ये खत्म हुआ, तो बचा क्या, यानी हम 3 की लिख रहे हैं पहले। तो उपसारणिक कैसे लिख रहे हैं देखो, पहले हम सेकेंड रो के यानी 3 की लिख रहे हैं, तो उपसारणिक 3 की उपसारणिक, 3 की उपसारणिक कैसे लिख रहे हैं, इसको छोड़ा तो क्या बचा 3 4 8 9। इसी तरीके से रो सेकेंड का ये कौन सा है 6, इसको रफ करो 1 मिनट। और रो सेकेंड का सेकेंड एलिमेंट कौन सा है 6, तो इस 6 को खत्म करना है, ये तो है ही रो सेकेंड। तो अब इस 6 वाला को करो तो ये हट गया, तो बचा गया 2 4 1 9। तो 6 की उपसारणी कितनी आ गई 2 4 1 9। इसी तरीके से अब 5 की करनी है, तो इस वाले को खत्म करो तो बचा गया 2 3 1 8। तो ये कितनी है 5 की उपसारणिक 2 3 1 8। ये हमने इसकी उपसारणिक सारी की, इसकी उपसारणिक निकाल ली। आइए हम क्वेश्चन पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं। सेकंड का 4.2 का सेकंड क्या है, तीन की उपसारणिक 3 4 8 9, 6 की उपसारणिक 2 4 1 9, 5 की उपसारणिक 2 3 1 8। बिल्कुल सही कर दिया हमने। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तेरह 14 15 16 17 18 19 20 21 ये दिया हुआ है, हमें इसका मान याद करना है। अब मान तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले इसको इससे मतलब छुपा छुपा के जो हम 4.1 में करा, लेकिन अब हम रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। देखो मैंने क्या देखा, अब इसमें देखते हैं, हमें मालूम चल जाना चाहिए कि इसमें हम क्या लगा सकते हैं। मैंने देखा कि इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी अगर मैं C2 में से C1 माइनस, यानी मैं सबसे पहले C2 के अंदर संक्रिया कर रहा हूँ, यानी किसके अंदर कर रहा हूँ मैं C2 के अंदर। अगर मैंने संक्रिया यहाँ C2 से स्टार्ट करी है तो यहाँ भी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, C2 में से C1 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं C3 में कर रहा हूँ, तो C3 इधर लिखा है तो इधर भी C3 लिखूंगा, C3 में से C2 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो C1 में नो चेंज, तो C1 तो ऐसा कैसा आएगा 13 14 15। उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, 16 में से 13 गया तो 3, 17 में से 14 गया तो 3, 18 में से 15 गया तो 3, 19 में से 16 गया तो 3, 20 में 17 गया तो 3, 21 में से 18 गया तो 3। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी सारणिक के 2 पंक्तियों का या 2 स्तंभों का एलिमेंट सेम हो तो हम क्या कहेंगे कि उस सारणी का मान सदैव 0 होगा। तो हम इस कौन सी प्रॉपर्टी थी, हम लिख देंगे कि चूंकि सारणिक की 2 स्तंभों के अवयवों का मान समान है, इसलिए सारणिक का मान यानी डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। इधर इसको सारणिक बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर कितना निकल कर आया 0। क्यों निकल कर आया, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी सारणिक के 2 स्तंभों का सभी अवयव समान हो, सेम हो, तो हम कहते हैं कि सारणिक का मान सदैव 0 आएगा। जब भी आप इसकी वैल्यू निकाल के देखोगे तो 0 ही आएगा। अब देखो मैं इसको सोल्व करने बैठता 4.1 के हिसाब से तो मेरे को कितना टाइम लग जाता, लेकिन अगर मेरी प्रॉपर्टी ने मेरा काम कितना इजी कर दिया कि मैंने डायरेक्ट पता लगा लिया कि इसका आंसर 0 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी सारणिक के प्रथम व तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दें, स्तंभ को बदल रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो सारणिक के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई हमने पढ़ा क्या था कि अगर C1 को C3 कर रहे हैं और C3 को C1 कर रहे हैं तो हमारे आंसर में फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि उसका चिन्ह अलग हो जाएगा। अगर उसका मान 3 आ रहा है तो चेंज करने पे कितना जाएगा, -3। तो हम कहेंगे कि यदि किसी सारणिक के प्रथम व तृतीय स्तंभ को आपस में बदल दे तो सारणिक के मान में मतलब चिन्ह परिवर्तित होगा। क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए देखो हमें सिद्ध करना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो एक चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि जब भी तुम्हें एक कॉलम में या एक रो के अंदर यानी कि स्तंभ और पंक्ति में एक दिख जाए तो किन्हीं भी दो एक को जीरो बनाने की कोशिश करो। यानी सपोज करो अगर मैं इसको जीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी मैं तो R2 को जीरो बना रहा हूँ और एक R3 को जीरो बना रहा हूँ, यानी एक तो R2 को जीरो बना रहा हूँ तो R2 में संक्रिया लगा रहा हूँ तो R2 में से मुझे R1 माइनस करना पड़ेगा तब R2 जीरो आएगा। और एक में R3 को जीरो बना रहा हूँ तो R3 को जीरो बनाने के लिए मेरे को R3 में से R1 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो करते हैं। अब देखो R1 में तो नो चेंज, 1 YZ Y प्लस Z। अब इसमें चेंज कर रहे हैं तो R2 में से R1 माइनस करो, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0। ZX में से YZ माइनस होगा तो ZX में से YZ माइनस हो रहा है। ठीक है, Z प्लस X में से माइनस Y माइनस Z होगा, Y प्लस Z यानी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब R3 की बात कर रहे हैं, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, XY में से YZ माइनस होगा, XY में से YZ माइनस हुआ, X प्लस Y में से Y प्लस Z यानी Y माइनस Z माइनस हुआ। ठीक है, अब देखो मैंने एक चीज़ देखी कि इन दोनों में Z कॉमन आ रहा है तो मैंने Z कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, X माइनस वाई। फिर मैंने देखा कि इन दोनों में Y कॉमन आ रहा है तो मैंने Y कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, X माइनस Z, Y X माइनस Z। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। मैंने देखा कि Z से Z कट, ये Y से Y कट। ठीक है, तो देखो इस वाले के अंदर मैंने देखा, देखो अब इस वाले में देखो इसमें मैंने देखा x माइनस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड दोनों में आ रहा है, यानी R2 के अंदर तो x माइनस वाई और R3 में x माइनस जेड कॉमन आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R2 ऑन टेकिंग कॉमन x माइनस जेड फ्रॉम R3। कॉमन लो साहब, कॉमन ले रहा हूं मैं, यानी इसमें से तो मैंने कोई चेंज नहीं लिया, 1 YZ और Y प्लस Z। अब देखो 0 की जगह 0। ठीक है, इसमें से x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, Z। इसमें से मैंने x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 1। ये ऐसा का ऐसा ही। इसमें से मैंने x माइनस जेड कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, y। और इधर x माइनस जेड कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 1। तो कॉमन क्या क्या लिया मैंने, एक तो लिया x माइनस वाई और x माइनस जेड, ये जो दोनों कॉमन लिए वो ले लिया। अब देखो इधर 2 0 0 बन गए तो इसको हटाओ, इसको सॉल्व करो, जहां पर 1 है उसको सॉल्व करो केवल, 1 यानी z माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड। इसको सोल्व करने पर ही z माइनस वाई आया। इसका मतलब हमारा जो LHS था उससे हमने RHS बना दिया। तो देखो हमारी जो ये थी संक्रियाएं थी, जो ऑपरेशंस थे, उसकी वजह से हमारा आंसर कितना इजी हो रहा है।
तो हमने आसानी से सॉल्व कर लिया इस चीज़ को, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करता हूँ। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है कि 0b²a 0b²a c²a a²b 0c²b a²c b²c और 0। अब इसका मान याद करना है। आप मान याद कर सकते हो वैसे, लेकिन मैं कहता हूं कि उस तरीके से हम क्यों करते हैं। मैंने देखा इसमें a कॉमन आ रहा है, इसमें b कॉमन आ रहा है, इसमें c कॉमन आ रहा है, यानी कि ऑन टेकिंग कॉमन a फ्रॉम R1, ऑन टेकिंग कॉमन b फ्रॉम R2, फिर इसी तरीके से ऑन टेकिंग कॉमन C R3, ऑन टेकिंग कॉमन C फ्रॉम R3, ठीक है। कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब कॉमन लो साहब, 0 इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बचा b² c², कॉमन क्या लिया a² b² c²। हमने ये तीनों कॉमन लिया, तीनों कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आया हमें वो देखना है, ठीक है। चलो a² b² और सॉरी a b और c दोनों कॉमन ले लिया, a b और c, तो इधर क्या बच गया 0b² c²। इधर b कॉमन लिया तो क्या बच गया a² 0 c²। फिर इधर से मैंने c कॉमन लिया तो क्या बच गया a² b² और 0, ठीक है। ये मैंने कॉमन ले लिया। अब मैंने देखा कि इस c1 में c2 में और c3 में, c1 में से तो a², c2 में से b² और c3 में से c² कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे ऑन टेकिंग कॉमन a² फ्रॉम c1, ऑन टेकिंग कॉमन b² फ्रॉम c2, ऑन टेकिंग कॉमन c² फ्रॉम c3। अब कॉमन लो साहब, देखो a b और c कॉमन तो ऑलरेडी था ही, इसमें से a² और कॉमन लिया तो a और a² मिलके कितना हो गया a³ b³ c³। देखो a b c b है, b² कॉमन लिया तो b³ c है ही, c² कॉमन लिया तो c³। अब इधर अंदर क्या बचा जो देख लेते हैं, 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 सॉरी 1 1 0, ये हमारे पास बचा। अब देखो मैंने कहा था कि किसी भी एक एलिमेंट को तुम 2 को 0 बना लो, तो देखो इधर 1 0 तो है, यानी मैं इसको और 0 बनाना चाहता हूं, तो मैं किस में चेंज कर रहा हूं, मैं C2 इसमें C3 में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। या 8 इसमें कर लो, चलो ये 1 है तो इसको 0 बनाना है मेरे को, तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा R2 में चेंज कर रहा हूं, तो R2 में से R3 को माइनस करूंगा। देखो तो मैं क्या लिखूंगा कि R2 में चेंज करना चाहता हूं तो R2 में से R3 को माइनस करता हूं, तो देखो a³ b³ और c³ ऑलरेडी है ही, तो 0 1 1। अब मैंने क्या कहा R2 में से R3 को, यानी 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, 0 में से 1 माइनस हुआ तो -1, 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1, इसी तरह से 1 1 1। अब मैं इसको जो सॉल्व करूंगा तो ये तो चेंज हुआ, अब इसको सॉल्व करना है मेरे को, तो देखो a³ b³ c³, 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो 1 और 1 2, a³ b³ c³, यानी इस वाली सारणी का मान मैंने कितना निकाल लिया 2a³ b³। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x - 2 x - 4 x - 8 2x - 3 2x - 9 2x - 27
3x माइनस 4, 3x माइनस 16, 3x माइनस 64 इक्वल्स टू 0। यानी सॉल्व द इक्वेशन या सॉल्व द इक्वेशन। अब इसमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी हमें इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्या चीज़ देख रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि C2 C1 का 2 टाइम्स है, यानी इधर 2x है इधर x है, यानी कि मैं इसको C2 के अंदर कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, यानी मैं C2 के अंदर कर रहा हूँ तो C2 इधर लिखेंगे और C2 से स्टार्ट करेंगे और माइनस कर रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ C1, यानी कि अगर मैं C1 का 2 टाइम्स कर रहा हूँ तो वो C2 के इक्वल हो रहा है। एक चीज़ मैंने देखी कि इधर 3x है इधर x है, यानी कि C3 जो कॉलम थर्ड है जो हमारा, वो कॉलम फर्स्ट का 3rd टाइम्स है, यानी मैं इसमें से C3 में से 3 टाइम्स और C1 को माइनस करके देखता हूँ। आइए देखते हैं। तो मैं C1 में तो नो चेंज, यानी x माइनस 2, x माइनस 4 एंड x माइनस 8। इसकी बात करते हैं। C2 में से माइनस कर रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ C1, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ C1 2x माइनस माइनस प्लस 4, 2x माइनस 9 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 8, 2x माइनस 27 माइनस 2x प्लस 16। अब इसी तरह C3 में से कर रहा हूँ, यानी 3x माइनस 4 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 16 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 12, 3x माइनस 64 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24। अब जो कट हो रहा है उसे कट कर देंगे, 2x से 2x कट, 2x से 2x कट, 2x से 2x कट, 3x से 3x, 3x से 3x, 3x से 3x। अब हमारे पास बचा क्या जो देखते हैं, और इक्वल में 0 चल ही रहा है। ठीक है, अब बचा क्या, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8। 4 में से 3 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो माइनस 1, 27 में से 16 गया तो माइनस का 9, और इधर 2, इधर 4 और इधर 40 माइनस का, और इधर माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि इसके अंदर 2 कॉमन आ रहा है, यानी कॉलम थर्ड में 2 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉमन 2 को कॉमन करा फ्रॉम कॉलम थर्ड में से। चलो भाई 2 कॉमन ले लो, यानी 2 इधर बाहर आया। देखो C1 C2 का तो कोई काम ही नहीं है, तो ऐसा कैसे x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8, 1 माइनस 1 माइनस 9। तो 2 में से 2 कॉमन आया, 1 माइनस 2 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात की बात है। चलो अब आगे देखते हैं। मैंने कहा कि किसी भी 2 डिजिट को 0 बना लो, यानी अगर मैं इन दोनों को 0 बनाना चाहता हूँ तो यहाँ माइनस है, यानी अगर मैं C1 का 2 टाइम्स करके इसमें से माइनस करूँ, यानी कि मैं किसको 0 बना रहा हूँ, इसको। ठीक है, इसको 0 किसकी हेल्प से बना रहा हूँ, R, यानी इस वाले को मैं 0 बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस कर देता हूँ, और R3 में से 20 टाइम्स ऑफ R1 प्लस कर देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि मैं R2 को 0 बनाना चाहता हूँ, किसकी हेल्प से R2 को 0 बना रहा हूँ, R1 की हेल्प से, लेकिन 2 टाइम्स करने पर। अब मैंने यहाँ प्लस क्यों करा, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस करूँगा तभी तो 0 बनेगा। इसी तरीके से मैं R3 को भी 0 बनाना चाहता हूँ, किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से, लेकिन कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 टाइम्स, और इसको प्लस कर दिया। तो देखो मैंने R1 में कोई चेंज नहीं करा, यानी x माइनस 2, 1 और 1 तो सेम रहेगा, x माइनस 2, 1 और 1 तो सेम रहेगा, लेकिन R2 में चेंज कर रहे हैं, यानी x माइनस 4 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस 4 तो है ही, फिर उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ R1 यानी 2x माइनस 4, तो प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, इसी तरीके से -1 में से प्लस 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स R1 कितना है, 1, तो इधर आ गया +2। क्लियर है, +2। फिर उसके बाद क्या आएगा, -2
प्लस 2R1 और R1 कितना है 1 यानी 2 1 जा 2। अब इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, चलो इसको थोड़ा खुला खुला लिख लेते हैं 1 1, तो ये -1 + 2, ये -2 + 2। क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं। अब R3 क्यों कर रहे हैं, तो R3 तो ऐसा कैसा ही R3 x - 8 प्लस 20 टाइम्स ऑफ R1 यानी 20x - 40, 20x - 40। इसी तरीके से -9 एज इट इज प्लस 20 टाइम्स ऑफ R1 यानी +20। क्लियर है। इसी तरीके से -20 + 20। ठीक है। आइए अब देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। मैं इसको और इजी कर सकता था, अगर मैं C1 इसको लाना है तो मैं इसको करता माइनस करने पर इसको और इजी ला सकता था। चलो कोई नहीं, करते हैं अब आगे। ये कर लिया तो देखो x - 2, ये x और 2x 3x -4 -4 -8, 20 और x 21x और ये माइनस का 48, ये 1 + 1 और ये 11, ये 1 0 0। तो देखो ये 0 0 आ गया, यानी इसको तो हम नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3x - 8 को 11 से -21 x - 48 को 1 से = 0। आपस में इक्वल बराबर में इक्वल चल ही रहा है इसके 0। ठीक है। अब देखो 33x - 88 -21x + 48 = 0। में से 11 माइनस होगा तो माइनस का 11, कॉमन ले लिया 2 तो यहाँ भी कितना आएगा माइनस का 11। फिर उसके बाद हमने क्या करा कि R2 में से 2R1 ऐड करना है, R2 में कर रहे हैं, यानी x - 4 तो 2x - 4 -1 + 2 -2 + 2 और R3 में से 20R1 यानी x - 8 + 20x - 40 -11 + 20 -20 + 20, तो इधर कितना बच गया ये 9। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर कितना आ गया 9, तो 9 3 = 27x, 9 8 = 72 -20 + 8, तो इधर कितना बच गया ये 6x - 4 24 = 0, तो 6x = 24 और x = 24/6 = 4, यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई हमारे 4 निकल कर आ गई। यानी एक हमने इधर मिस्टेक कर दी थी, इसकी वजह से हमारा ही गलत आ रहा था। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से आपको करने हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। आइए क्या देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 कि बिना विस्तार के सिद्ध करना है, विदाउट एक्सपेंड किए। और क्या दे रखी है कि ABC XYZ PQR = XYZ PQR ABC = XYXZ BAC QPR। देखो मैंने देखा कि करीब करीब ऑलमोस्ट सेम सा दिख रहा है, पर इसमें क्या है, जो हमारे वो चीज़ है, यानी कि जो हमारी रो और कॉलम है वो थोड़ी इंटरचेंज सी लग रही है, यानी विनिमय लग रहा है उनका, इधर से उधर लग रही है। तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि जब मैं कॉलम को रो और रो को कॉलम यानी R1 को R2 और R2 को R1 करता हूँ, या कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 2 को कॉलम 1 करता हूँ, तो इसका साइन चेंज होता है। वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता, बस साइन का फ़र्क होता है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ LHS क्या ले लिया मैंने, ABC XYZ PQR। मेरे को ये लेकर आना है। पहले मैंने देखा कि XYZ ऊपर है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस वाले के अंदर मैंने क्या करा कि R2 को, यानी कि R1 को R2
और R2 को R1 कर दिया, यानी R1 तो R2 और R2 R1 हो गई। तो देखो XYZ ABC PQR, लेकिन इंटरचेंज हुई तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब मैंने देखा कि यहाँ पर PQR नहीं, ABC नहीं है, PQR है, यानी कि ये ऊपर ये नीचे। यानी कि अब मैं इधर क्या लगा रहा हूँ कि अगर मैंने R2 को R3 और R3 को R2 कर दिया तो क्या आएगा। तो जैसे मैंने चेंज करा, देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं, XYZ, लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, PQR ABC, और चेंज कराए तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो ये तो मेरा RHS आ चुका। अब इसकी मदद से हमको क्या लेकर आना है, इसकी मदद से हमें इसका थर्ड पार्ट लेकर आना है। ठीक है, इसका क्या लेकर आना है, हमें थर्ड पार्ट लेकर आना है। तो इसका थर्ड पार्ट कैसे लाएंगे, अब देखना। अब मैंने देखा कि XYZ यानी जो रो 1 थी वो YXZ यानी C1 में कन्वर्ट हो रही है, तो कोई बात नहीं, हम चेंज कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब मैं रो को कॉलम और कॉलम को रो करता हूं तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी को कर रहा हूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं R1 को R2 और ये C1 को C2 कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं, तो फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा, इस वाले के इससे इस हिसाब से देखो, ये तो आ चुका मेरा RHS, एक पार्ट आ चुका। अगर आप LHS RHS ना मानते हो तो इधर लिख लो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अभी मैं फर्स्ट से सेकंड को लेकर आ चुका हूँ, और ये क्या है, इक्वल्स टू सेकंड। अब सेकंड की हेल्प से मैं थर्ड लेकर आऊँगा। मैंने क्या करा कि R1 को चेंज कर दिया C1 के अंदर। कैसे, यानी XYZ था, जो XYZ है उसको मैंने लिख दिया XYZ, यानी मैंने रो को कॉलम बना दी, PQR रो को मैंने कॉलम बना दिया PQR, और ABC रो को मैंने कॉलम बना दिया ABC। मैंने देखा कि जब मैंने चेंज कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने देखा कि Y ऊपर और X नीचे है, यानी कि ये कह रहा है कि इसने R2 को तो R3 और R3 को R2 बनाया, और जैसे ही बनाया तो यहाँ माइनस लग गया क्योंकि चेंज कर रहे हैं, यानी YQB XPA। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, ZRC। अब मैंने देखा कि भाई जब इसने YQB, लेकिन हमारे B इधर आ रहा है और Q इधर आ रहा है, यानी इससे मुझे पता लगा कि इसने C2 को तो C3 और C3 को C2 बना दिया। अब जैसे बनाया तो यहाँ माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन लगता है। तो YXZ तो ऐसा का ऐसा, ठीक है, और BAC इधर BAC, और ये QPR। मैंने देखा कि थर्ड पार्ट आ चुका, तो हमने कह दिया कि फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकंड, सेकंड इज इक्वल्स टू थर्ड। केवल इंटरचेंज वाला इसमें लग रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लें। और अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है कि B प्लस C, C प्लस A प्लस B, A प्लस B, B प्लस C और C प्लस ABC इक्वल्स टू ABC, यानी A का क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब माइनस 3ABC। ये मैंने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो इससे अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कुछ निकल कर आ रहा है क्या। पहले हमने LHS लिया। अब LHS के अंदर मैंने देखा कि मैं इसमें ऐसी क्या संक्रिया लगा हूँ कि मेरा कुछ ना कुछ निकल कर आए। देखो मैंने क्या कहा कि अगर मैं A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C, यानी कि अगर मैं देखो इसमें भी देखो A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C, यानी इसके इक्वल आ गया, और A B C। मैंने देखा कि अगर मैं R1 के अंदर
R2 और R3 का सम करता हूँ तो मेरा एक रिलेशन निकल कर आ रहा है। तो देखो निकालो, R1 R2 और R3 को ऐड कर रहे हैं जब हम, A और A 2A प्लस 2B प्लस 2C, इसी तरीके से इसमें 2A 2B 2C और इसके अंदर A प्लस B प्लस C। मैं कह रहा हूँ कि यार इसमें अलग अलग क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो A प्लस B प्लस C, इसमें से भी मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा A प्लस B प्लस C। अब आपको देखते मालूम चल गया होगा कि सर इसमें A प्लस B प्लस C कॉमन आ रहा है। देखो R1 में चेंज करा पर R2 और R3 तो एज इट इज़ है ना, इनको एज इट इज़ ऐसा का ऐसा नोट डाउन कर लो, A प्लस B C प्लस A और ये C। उसके बाद आपने कहा कि इसमें से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लो, तो मैंने ले लिया A प्लस B प्लस C मैंने कॉमन ले लिए, तो बचा क्या 2 2 1 C प्लस A B प्लस C B A प्लस B C प्लस A और C। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप और चीज़ देखिए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसको 0 और इसको 0 बनाना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं इसको और इसको 0 बनाने के लिए किसकी मदद कर सकता हूँ, इस एक की हेल्प ले सकता हूँ। यानी कि मैं C1 को 0 बनाना चाहता हूँ, तो C बोला कि मैं इधर अगर 0 0 ले आता हूँ तो मेरा ये एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत ईजी हो जाएगी। यानी देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको 0 ला रहा हूँ, एक तो C1 को 0 लाना है, एक C2 को 0 लाना है। अगर मुझे C1 को 0 लाना है तो मैं C1 में से C2 माइनस कर दूँ, क्योंकि 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। और जब मुझे C2 को 0 लेकर आना है तो मैं एक काम कर देता हूँ कि C2 में से 2 टाइम्स ऑफ C3 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो C1 में से C2 माइनस करना है, तो A प्लस B प्लस C तो एज इट इज है ही, इसके अंदर से 2 में से 2 गया तो 0, C प्लस A में से माइनस हुआ B माइनस C। ठीक है, A प्लस B में से माइनस हुआ C माइनस A। ठीक है, और अब C2 की बात कर रहे हैं तो ये तो हो गया 0, और B प्लस C में से माइनस हो गया 2B, C प्लस A में से माइनस हो गया 2C, और इधर है क्या है 1B और ये C, यानी इसका कॉलम थर्ड तो सेम एज इट इज है ही। ठीक है, अब देखो C से C कट, A से A कट, देखो A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0 A माइनस B B माइनस C, इधर 0 B में से 2B जाएगा तो C माइनस B, और ये A माइनस C यानी 1B और C। अब इसको मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो ये हट गया। अब ये हटने के बाद ये बचा, यानी A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि A माइनस B A माइनस C। ठीक है, फिर उसके बाद इसको माइनस C माइनस B और B माइनस C, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो A प्लस B प्लस C, A को A से करेंगे तो A स्क्वायर, A को C से करेंगे तो AC, B को A से करेंगे तो AB माइनस माइनस प्लस BC, माइनस C को B से करेंगे तो BC, C को C से करेंगे तो C स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस यानी B का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस BC। अब इस साइन ब्रैकेट के बाहर साइन है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस AC माइनस AB प्लस BC माइनस BC प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस BC। जो कट रहा है उसे काट देते हैं। देखो ये प्लस का BC, ये माइनस का BC। ठीक है, अब उसके बाद वापस चेक करते हैं। A को A से करा तो A स्क्वायर, A को C से करा तो AC, B को A से करा तो AB माइनस माइनस प्लस BC, C को B से करा तो BC, C को C से करा तो C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस BC, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस BC प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस BC। ठीक है, अब देख लेते हैं, चलो क्या बचता है, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। ये मैं जानता हूँ किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब माइनस 3ABC। अगर एग्जाम में किसी को आइडेंटिटी याद नहीं आती है तो ये आप मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपको आइडेंटिटीज़ याद होनी ज़रूरी है।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इसके 4 क्वेश्चन और रह गए हैं। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सारणिक 10 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो किस तरीके से, जैसे ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ये 2 3 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 4 5, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 9, ये 2 का स्क्वायर 4, 9 16, 9 16 और 25। अब आपको क्या करना है, ये 1 है ना, इन दोनों को 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इसका 4 टाइम्स इसमें से माइनस कर सकते हो। ठीक है, क्या लगा दोगे कि C1 C2 के अंदर चेंज करना है, तो C2 में से 4 टाइम्स C1 माइनस कर दो। ठीक है, और C3 माइनस करना है, तो C3 में से 9 टाइम्स ऑफ C1 माइनस कर दो। तो ये दोनों 0 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके देख लेना, तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो। अब देखो ओमेगा का एक रिलेशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। एक रिलेशन तो आपको ये मालूम होना चाहिए, और एक रिलेशन आपको ये मालूम होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये 2 रिलेशन आपको इस क्वेश्चन के लिए मालूम होना जरूरी है। तो इसके अंदर देखो क्या कह रहा है कि 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा, उसके बाद ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा 1। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। अब इसके अंदर ये मान पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो देखो मेरे को क्या करना चाहिए। अब मैं जानता हूँ कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 ओमेगा क्यूब की जगह 1, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब देखो ये 2, इसमें से मेरे को क्या करना है, एक 0 बनाना है। तो देखो मैं इसको भी 0 बना रहा हूँ और इसको भी 0 बना रहा हूँ। मैं एक इसको बना रहा हूँ, इन दोनों को मैं 0 बना रहा हूँ। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए तो एक तो मैं C1 को 0 बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या करूँगा, C1 में से C2 माइनस कर दूंगा। ठीक है, एक मैं क्या करना चाह रहा हूँ, चलो एक काम करते हैं, मैं इसको 0 बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं R1 को 0 बनाना चाह रहा हूँ। तो R1 में से मैं R2 को माइनस कर देता हूँ। देखो जब मैंने R1 में से R2 माइनस करा तो 1 में से 1 माइनस करा तो 0, 1 में से 1 माइनस करा तो 0, और ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा को माइनस कर दिया। इसमें तो नो चेंज, क्योंकि इसमें तो हमने R1 में तो संक्रिया लगाई है ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ये 1। अब देखो इसके बाद मुझे यहाँ 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए मैंने क्या करा, इस पूरे को 0 रखा है, तो मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, ऑन टेकिंग कॉमन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा फ्रॉम R1 में से कॉमन लिया भाई, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया, 0 0 1 1 1 ओमेगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ये 1। देखो ये पूरा 0 आ चुका है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा का क्यूब। मैं जानता हूँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, माइनस ओमेगा की पावर 4 को लिख दिया मैंने ओमेगा 3 और ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब मैंने क्या करा, 1 माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 डॉट ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो देखो अब क्या करेंगे, देखो ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर,
ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ये वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो ये बचा हमारे पास ये चीज़, ठीक है। ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर मुझे क्या निकालना है, माइनस का ओमेगा और माइनस का ये प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा और ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो यानी इस पूरे की वैल्यू जो होती है, इस पूरे की वैल्यू में क्या लिख रहा हूँ, इस पूरे की वैल्यू में 1 लिख रहा हूँ। तो देखो 1 + 1 और ये +1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। तो इसका आंसर 11 का आंसर कितना है 3। यानी अगर हमें ये दो रिलेशन मालूम है तो हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये रिलेशन मालूम होना ज़रूरी है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 का मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको करना है वो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 13 भी आपको करना है, या 13 में वो करा दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है कि ए का स्क्वायर BC AC + C स्क्वायर A² + AB B² AC AB B² + BC C² इक्वल्स टू 4A² B² C²। ये कॉमन है, ये लेकर आना इज इक्वल्स टू में। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी चीज़ आवे, यानी देखो A B C कुछ ना कुछ कॉमन आ ही रहा है, तो कुछ ना कुछ कॉमन लाने के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ये निकल कर आए। तो देखो अगर मैं इसके अंदर से ऐसे लिखूं, इसको A कॉमन ले लेता हूँ, तो A² में से A कॉमन ले लिया तो ये बच गया A + B, इसमें A है ही। मैंने क्या करा, इसको लिख लिया, B कॉमन ले लेता हूँ तो B + C, और इसके अंदर से मैंने क्वेश्चन कोई कर रहा हूँ मैं, इधर से मैंने क्या करा, C² कॉमन में से C कॉमन ले लिया तो ये A + C। अब देखो मैंने देखा कि इसमें A, इसमें B और इसमें C कॉमन आ रहा है, यानी ऑन टेकिंग कॉमन A फ्रॉम C1 B फ्रॉम C2 C फ्रॉम C3 कॉमन लो साहब, ठीक है। तो A B और C कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, A + B B कॉमन लिया तो बच गया क्या, C B और B + C कॉमन लिया तो क्या बच गया, A + C A और C कॉमन ले लिया। अब देखो प्लस करता हूँ, R1 और R3 को प्लस करके देखता हूँ एक बार। यानी क्या कर रहा हूँ मैं कि R1 में संक्रिया कर रहा हूँ, R1 में R3 प्लस कर रहा हूँ। तो देखो ABC तो है ही, A + B, C और B + C, तो कितना हो गया ये, B + 2C। फिर मैंने क्या करा, A + C होती हो गया A + 2C, और ये बाकी एज इट इज ऐसा कैसा, A + B B A B + C और C। इसके बाद मैंने क्या करा, माइनस करा, किसको माइनस करते हैं हम, R1 में से, R1 में कर रहे हैं, R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ABC एज इट इज है ही, तो R1 में चेंज कर रहे हैं, यानी A + B में से ये माइनस कर रहे हैं, यानी माइनस का A माइनस का B। फिर B + 2C में से B माइनस कर रहे हैं, फिर A + 2C में से A को माइनस कर रहे हैं, और R2 R3 एज इट इज़ है ही, A + B B और A, और R3 है ही B + C और C। तो देखो A से A कट, B से B कट, B से B कट, A से A कट, तो हमारे पास बच गया क्या, इसको रफ कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन करें, ठीक है। तो देखो A + B A B C चल ही रहा है, A B C एज इट इज, बचा क्या हमारे पास 0 2C A + B B A B + C और C। मैंने देखा इसमें से 2C कॉमन आ रहा है, तो ABC तो है ही, इंटू 2C कॉमन और आ गया, तो क्या बचा 0 1 1,
ए प्लस बी, बी ए, बी बी प्लस सी, सी। मुझे ये जीरो लाना है, तो ये जीरो मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ? मुझे लाना है C2 को जीरो लेकर आना है। मेरे को क्या लेकर आना है? C2 को जीरो लाना है। तो C2 को जीरो लाने के लिए मैं C2 में से C3 को माइनस कर रहा हूँ। तो देखो ए बी सी यानी कि आ गया 2ABC का स्क्वायर हो चुका, 2AB और C इंटू सी, सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 0 A प्लस बी और B और ये 1 A और C, यानी कि हम C2 में चेंज कर रहे हैं तो C2 को नहीं लिखा, बाकी एज इट इज लिख ली। C2 में C3 माइनस करो, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, B में से A माइनस हुआ तो B माइनस A। ठीक है, और B प्लस C में से A माइनस हुआ तो B। अब देखो ये 0 हो चुका है, तो इसको रहने दो और आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। इसको नोट डाउन कर लिया। हमने क्या करा, इक्वल्स टू 2ABC, इसको मल्टीप्लाई इनटू करना है आप, यानी A प्लस बी, बी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस B माइनस A, B से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2ABC का स्क्वायर तो है ही, AB प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस AB, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा। ये तो ऐसा का ऐसा AB प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस AB, तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो बच गया क्या, 2ABC का स्क्वायर। AB और AB मिलकर कितना हो गया, 2AB, 2 2 ज़ा 4, A इंटू ए स्क्वायर, B इंटू बी स्क्वायर और ये C स्क्वायर। यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C ये है। तो हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, डेल्टा का स्क्वायर सिद्ध करना है। ये क्या कह रहा है कि अगर डेल्टा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 है, कि अगर डेल्टा जो है वो A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 और C3 है हो, तो डेल्टा का स्क्वायर इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है A1 B1 C1 A2 B2 C2, यानी कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है, कैपिटल A और E क्या है। इसमें ये कह रहा है कि A1 B1 C1 आदि क्रमशः अवयव A1 B1 C1 आदि के सेकंड हों तो, यानी A1 B1 और C1 यानी स्मॉल A1 B1 और C1 के सेकंड कौन कौन से हैं, A1 B1 और ये C1, ये सेकंड है, सेकंड हो तो सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो इसने संकेत भी दिया हुआ है कि डेल्टा डॉट डेल्टा डैश लेकर से तुम्हें ये प्रूव करना है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले मैंने लेट यानी कि एज्यूम कर लिया कि जो डेल्टा का स्क्वायर है, इसको मैंने डेल्टा स्क्वायर को मैंने डेल्टा डैश मान लिया, यानी कि डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू A1 B1 C1, ये मैंने एज्यूम करके इसको लिख लिया। अभी कह रहा है कि आपको क्या करना है कि डेल्टा डैश लेकर आना है। तो डेल्टा तो हमारा क्या है, ये रहा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसका मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही होता है जैसा हम मैट्रिक्स में करते थे। कैसे कि ये पूरी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि A1 प्लस B1 B1 प्लस C1 C1, ये एक एलिमेंट। इसी तरीके से A1 A2 B1 B2 C1 C2 C1 C2, फिर इसी तरीके से A1 A3 B1 B3 और प्लस C1 C3। ठीक है, फिर इसके बाद यही पूरी कॉलम इससे होगा A2 A1 B2 B1 C2 C1 A2 A2
B2 B2 C2 C2 A2। अब ये पूरी कॉलम पूरी रो इस कॉलम से A2 ये पूरी कॉलम ये पूरी रो पहले इससे फिर इससे फिर इससे, अब ये पहले इससे फिर इससे फिर इससे, यानी A2 C1। इधर भी क्या आएगा A2 ये इस पूरे से होगी A2 प्लस A2 B1, ये किससे हुई थी A1 A1 B A2 C1 A3। तो देखो A1 A1 B1 A2 C1 C1 A3, मल्टीप्लाई गलत कर दिया, A2 A1 सॉरी A1 B1 A1 B1 B1 B2 C1 B3, फिर A1 C1 B1 C2 और C1 C3। ठीक है, इसी तरीके से A2 A1 B2 A2 C2 A3, फिर A2 B1 B2 B2 C2 B3। ठीक है, फिर A2 C1 प्लस A2 C2 प्लस A2 C3, फिर A3 A1 A3 A2 A3 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 B1 A3 B2 A3 B3 A3 C1 A3 C2 A3 C3। मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये इस वाली सारणी की से खंडों की उप सारणी के है। जैसे कि इस वाले का सेकंड ये, इस वाले का सेकंड ये और इस वाले का सेकंड ये, इन सभी का योग जो होगा वो 1 1 होगा और बाकी सभी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। यानी कि इस सभी ये सभी किसको शो कर रही है, 1 नहीं, ये सभी उन सारणिकों को शो कर रही है। यानी माइनर्स और कोफैक्टर का मल्टीप्लाई का सम सारणिक की वैल्यू कहलाती है। यानी ये सारणिक का सम, बाकी ये 0 ये 0 ये 0, ये सारणिक की वैल्यू 0 0 0 और ये सारणिक, और आपस में हमारे क्या चल रहा है, डेल्टा डॉट डेल्टा डैश। ठीक है, तो मैंने क्या करा, डेल्टा डॉट डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू, इसमें से रो में से रो 2 में से और रो 3 में से डेल्टा कॉमन लिया, यानी तीनों में से डेल्टा कॉमन ले लिया, तो इधर तो बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कॉमन लेने के बाद जब मैंने इसको सॉल्व करा तो क्या बच गया, डेल्टा डॉट डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू, डेल्टा से डेल्टा कट हुआ तो क्या बच गया, डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा का स्क्वायर। मैंने इसको लिख लिया डेल्टा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा डैश, और मैंने डेल्टा डैश किसको माना था, मैंने डेल्टा डैश माना था इसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, यही मेरे को लाना